गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम अगेन टू द अनदर लेक्चर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। और आज हम क्या पढ़ेंगे? कॉन्सेप्ट एंड टर्मिनोलॉजी। देखो, कॉन्सेप्ट मतलब क्या होता है। आपको माइक्रोबायोलॉजी का अगर कॉन्सेप्ट बोले तो वहां पे आपको क्या लिखना होता है? डेफिनेशन, स्कोप, इंपॉर्टेंस, नर्सिंग रोल, ये सारी चीजें आप लिख सकते हो। ठीक है, जो पता है। कॉन्सेप्ट मतलब यही होता है। तो पहले हम वो कंप्लीट करेंगे, देन टर्मिनोलॉजी। अब टर्मिनोलॉजी क्या होता है जब हम पढ़ेंगे तो स्टार्टिंग में आपको मैं थोड़ा सा बताऊंगी। देखो, पहले कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, तो पहले क्या है? डेफिनेशन। डेफिनेशन आप सबको पता ही होगा। माइक्रोबायोलॉजी एक साइंटिफिक स्टडी है जहाँ पे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी जो छोटे जीव है उनकी स्टडी करते हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ, एल्गी, सर्टेन पैरासाइट्स। कुछ पैरासाइट्स होते हैं और टू स्मॉल, बहुत ज्यादा छोटे होते हैं जिसको हम नेकेड आइज से, अपने ऐसे नॉर्मल आइज से नहीं देख पाते। ठीक है, ये डेफिनेशन है। इट एक्सप्रेस, ये क्या एक्सप्रेस करता है? स्ट्रक्चर, उनका स्ट्रक्चर के बारे में, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर के बारे में, उसके फंक्शंस के बारे में एंड उसके रिप्रोडक्शन के बारे में। कि बहुत सारे मोड होते हैं रिप्रोडक्शन के, सेक्सुअली, सेक्सुअली, एसेक्सुअली, ये सारे रिप्रोडक्शन सिस्टम्स होते हैं। तो कैसे होता है? बर्डिंग होता है, आपने देखा ही होगा। तो किस किस तरीके से हो रहा है, उनका स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शन क्या है, ये सारी चीजें देखते हैं। और उनका डिजीज कॉज करने में या फिर हेल्थ हेल्थ को बैलेंस रखने में क्या रोल होता है। आपने पढ़ा होगा गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया। तो गुड बैक्टीरिया तो अच्छा चीज है ना, तो उसका रोल क्या है हमारे हेल्थ को सही रखने में, एंड डिजीज भी कैसे वो कॉज करता है। इंडस्ट्रियल एनवायरमेंट, इंडस्ट्रियल मतलब होता है जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज बनते हैं, जो दवाइयां बनती है, जो वैक्सीन वैक्सीन बनता है, जो मेडिसिन बनता है, वहां भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज होता है इंडस्ट्री में। इन्वायरमेंट में भी बहुत सारी चीजों में यूज होता है। आजकल लोग फिश थेरेपी देते हैं। ठीक है, माइक्रोब्स की थेरेपी भी होती है। तो ये सारी चीजें यही है। ठीक है, तो समझ में आया ना कॉन्सेप्ट में? पहले डेफिनेशन। नेक्स्ट स्कोप। स्कोप कहाँ है? पहले आपका मेडिकल, क्या नाम है? मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, यानी मेडिकली आप कैसे माइक्रोबायोलॉजी के नॉलेज को यूज कर पाओगे। स्टडी फॉर माइक्रोब्स, आप स्टडी करते हो माइक्रोब्स की, दैट कॉज द ह्यूमन डिजीज। मेडिसिन में माइक्रोबायोलॉजी का यूज ये है कि आपको पता चल पाता है कि माइक्रोब्स किस तरीके से डिजीज को कॉज करता है ह्यूमंस में। ठीक। नेक्स्ट है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी मतलब इम्यूनो के बारे में हम स्टडी करते हैं। तो जब वहां पे इम्यूनिटी की स्टडी कर रहे हैं तो हम जान पाते हैं कि जो डिफेंस मैकेनिज्म है, यानी हमारी बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म है, एंटीबॉडीज है, हमारी बॉडी में एंटीजन अंदर से बाहर से आता है और उसके खिलाफ वो चीजें बनाती है। तो वो कैसे वर्क करता है, अगर हम इम्यूनो माइक्रोबायोलॉजी में को जानेंगे तो हम इम्यूनोलॉजी को भी जान पाएंगे। ठीक है। इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी वही चीज है, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। जो दवाइयां बनती है, आपकी जो एंटीबॉडीज बनती है, वो भी माइक्रोब्स की वजह से ही बनता है। माइक्रोब्स, वैक्सीन, अल्कोहल, अल्कोहल भी माइक्रोब्स की वजह से ही बनता है। ठीक है, एंजाइम होता है, विटामिन होता है, बहुत सारी चीजें माइक्रोब्स की वजह से ही बनता है। दही जो बनता है वो लैक्टोबैसिलस से बनता है। तो लैक्टोबैसिलस एक गुड बैक्टीरिया है। तो ऐसे ही चीजें होती है, माइक्रोब से ही बहुत सारी इंडस्ट्रियल चीजें भी होती है। एग्रीकल्चर में क्या यूज है? रोल इन द सॉइल फर्टिलिटी, यानी कि सॉइल की क्वालिटी बढ़ाने के लिए, सॉइल चीजों को अच्छे से प्रोड्यूस करे, उसमें हम यूज करता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन मतलब जो हमारे सॉइल में नाइट्रोजन साइकिल चलता है, नाइट्रोजन साइकिल आपने पढ़ा होगा 12th में, वो साइकिल को प्रोड्यूस करने में भी हेल्प करता है। ठीक है। प्लांट डिजीजेस, प्लांट में जो डिजीजेस होती है उसके बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो उसके बारे में भी दवा बना पाते हैं, यानी एग्रीकल्चर में भी इसका माइक्रोबायोलॉजी का यूज है। नेक्स्ट है आपका इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी। सही बात है। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, यानी जो वाटर वेस्ट हो रहा है उसके ट्रीटमेंट के बारे में हम इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ते हैं। बायो रेमिडिएशन, पॉल्यूशन कंट्रोल, सारी चीजें हम, जब हम माइक्रोबायोलॉजी का नॉलेज होगा तो हम इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी को भी अच्छे से समझ पाएंगे। नेक्स्ट है फूड माइक्रोबायोलॉजी। फूड माइक्रोबायोलॉजी मतलब फूड स्पॉइलेज, यानी फूड किस तरीके से खराब हो रहा है, फूड का प्रिवेंशन कैसे करना है, फर्मेंटेशन कैसे करना है, ये सारी चीजें हम सीख पाएंगे अगर हमें माइक्रोबायोलॉजी का नॉलेज होगा। ठीक है, समझ में आया? इसको बहुत इजी था, समझ में आ गया होगा। अब देखो, कंट्रीब्यूशन ऑफ द ग्रेट साइंटिस्ट। ये जब आप कॉन्सेप्ट लिखते हो तो आप कॉन्सेप्ट में ये सारी चीजें लिख सकते हो। आप डेफिनेशन, स्कोप, इंपॉर्टेंस, नर्सिंग रोल, कुछ भी लिख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे जो दिया हुआ है, आप जरूरी नहीं यही करो, आपको जो इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी नर्सिंग लिख रखे हो उसको भी आप कॉन्सेप्ट में लाके लिख सकते हो। ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट, कुछ ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट थे जैसे एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, हमने पहले भी पढ़ा। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, तो इन्होंने फर्स्ट ऑब्जर्व किया था माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। देन है लुइस पास्चर, फर्स्ट मॉडल माइक्रोबायोलॉजी, यानी फादर इनको क्या कहा जाता है? मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी का, जिन्होंने जर्म थ्योरी दिया था, पॉस्चुलेशन दिया था, वैक्सीन दिया था। ये सारी थ्योरी, ये सारी चीजें इन्होंने पहले पहले बनाई थी।
ठीक है, आगे हम डिटेल में पढ़ चुके हैं और आगे भी आता रहेगा ये सब पॉस्चराइजेशन। जब हम स्टेलाइजेशन पढ़ेंगे तो वहां पे अच्छे से पढ़ेंगे। नेक्स्ट है रॉबर्ट कॉच, इनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। कॉज पॉस्चुलेट, ये भी एक थ्योरी की तरह है, वो भी उन्होंने दिया था। इन्होंने और क्या डिस्कवर किया था, टीबी के बैसिलस को, यानी जो टीबी कॉज कर रहा है उसके बैक्टीरिया को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, डिस्कवर किया था। जोसेफ लिस्टर, इन्होंने क्या दिया था, एंटीबायोटिक सर्जरी, एंटीसेप्टिक सर्जरी, सॉरी, एंटीसेप्टिक सर्जरी। मैंने बताया कि छोटे मोटे कट लगाने से लोग बीमार पड़ जाते थे, तो उन्होंने एक सोल्यूशन बनाया, उसका लेप किया, तो उससे क्या हो गया, एंटीसेप्टिक सर्जरी स्टार्ट हुई था। ठीक है। एडवर्ड जेनर को क्या बोला जाता है, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। डेवलप स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, आपको स्मॉल पॉक्स वैक्सीन इन्होंने डेवलप किया था, और स्मॉल पॉक्स पूरी तरीके से खत्म हो चुका था तब। ठीक है, मतलब तब नहीं खत्म हुआ, थोड़े दिन बाद हुआ, थोड़े सालों बाद हुआ, बट अभी खत्म हो चुका है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा की कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। कुछ कॉन्सेप्ट है माइक्रोबायोलॉजी के, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर एवरीवेयर, हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, हर तरफ से है, हर जगह है। आपकी बॉडी पे कितने सारे पड़े होंगे हमें, बट वो नेकेड आई से नहीं दिखते हैं। सॉइल में, वाटर में, एयर में, ह्यूमन बॉडी में, कहीं पे भी रह सकते हैं। सेकेंड है हमारा, दे में भी बेनिफिशियल, ये बेनिफिशियल भी हो सकते हैं, जैसे दही में जो लैक्टोबैसिलस है वो हमारे लिए बेनिफिशियल है, हमारे गट के अंदर जो इकोलाई है वो हमारे लिए बेनिफिशियल है, लेकिन बहुत तरह के हार्मफुल भी होते हैं जो इन्फेक्शन कॉज करते हैं। इंडस्ट्री इम्यूनिटी में हम फूड में ये सब में हम गुड बैक्टीरिया यूज करते हैं, गुड माइक्रोब्स यूज करते हैं, और बाकी हमें हार्म हमें मिल जाते हैं तो हमें डिजीज कॉज कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट डिजीज कॉजिंग व्हेन पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ओवरकम होस्ट डिफेंस। दिस कॉज व्हेन पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ओवरकम होस्ट डिफेंस, यानी जब आपकी बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर कर रहा है और आपकी इम्यूनिटी खराब है तो वो ओवरकम कर जाएगा, यानी कि बहुत ज्यादा आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो अगर आपकी इम्यूनिटी सही है तो डिजीज कॉज नहीं होगा। तो ये सारी चीजें बता रखी है। फोर्थ है आपका, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल आर द, prevention and control are the possible by aseptic स्टेलाइजेशन, डिसइंफेक्शन, वैक्सीनेशन एंड एंटीबॉडीज। इस सारी चीजों से हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो जो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस है जो डिजीज कॉज करते हैं उनको बचा सकते हैं, उनको प्रिवेंट और उनको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया इतना, वो समझ में आया होगा, इससे इजी तो मुझे नहीं लगता कोई बताएगा। चलो अब हम टर्मिनोलॉजी करते हैं। टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट क्यों है, देखो कोई भी चीज हम स्टार्ट करने जाते हैं पहले हमें वर्ड का मतलब पता होना चाहिए। अब मैं आपसे बोलूं एरोबिक, एनारोबिक, ठीक है, फिर मैं आपसे बोलूं पैथोजेनेसिटी, कम्युनिकेबल डिजीज, एंटीबॉडीज, इननेट इम्यूनिटी, तो आपको ये सब नहीं पता होगा। लेकिन जब आप चीजों को पढ़ोगे ना तो वहां पे आपको कोई बताएगा नहीं। यहाँ पे अगर आप टर्मिनोलॉजी पढ़ ले तो कि ये होता क्या है, तो आपके लिए चीजें आसान हो जाती है। तो टर्मिनोलॉजी इसलिए पढ़ा जाता है। जैसे जनरल टर्म, कुछ जनरल टर्म आएंगे, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्या है, माइक्रोब्स इसको कहा जाता है, और ये क्या होते हैं, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी जिनको हम माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ, एल्गी, ये सारी चीजें। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पैथोजन। पैथोजन क्या होता है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो डिजीज कॉज कर सकता है। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम नहीं लेंगे जो डिजीज नहीं कॉज करते हैं, नहीं कॉज करते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म को, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम पैथोजन बोलेंगे जो डिजीज कॉज करता है। ठीक है, जैसे कि लैक्टोबैसिलस वो नहीं करता, बट माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस आपको डिजीज कॉज करता है, तो उसको हम पैथोजन बोलेंगे। ठीक है। होस्ट कौन होगा, होस्ट वो इंसान होगा जिसके ऊपर वो डिजीज जाके अपना घर बसा रही है और उसको बीमार कर रही है। ठीक। नेक्स्ट है हमारा नॉर्मल फ्लोरा। नॉर्मल फ्लोरा नॉन पैथोजेनिक होता है। नॉर्मल फ्लोरा मतलब नॉन पैथोजेनिक, आपके गट में भी बहुत सारे फ्लोरा होते हैं। ठीक है, पैथोजेनिक नहीं होते, ये डिजीज कॉज नहीं कर सकते। हमारी बॉडी के सरफेस पे, हमारी बॉडी के सरफेस पे रहते हैं, आपके माउथ पे, आपके ये आपकी स्किन पे, ये सारी चीजें पे पाए जाते हैं। ठीक है, अगेंस्ट पैथोजन के काम करते हैं, यानी कि जो बैक्टीरिया हार्मफुल करता है हमें, जो हमें नुकसान पहुंचाता है, उससे लड़ने की कोशिश करते हैं, उनको उनसे लड़के हमें बचाते हैं। इस तरीके से इसका नॉर्मल फ्लोरा का काम होता है। नेक्स्ट है हमारा ऑपोजिटिक पैथोजन। नॉर्मल हार्मलेस, हार्मलेस होता है, इनमें भी डिजीज कॉज नहीं होता है। इम्यूनिटी अगर वीक है फिर भी आपको डिजीज कॉज नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट है ग्रोथ एंड ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट। इस तरीके की चीजों को क्या बोलते हैं, एरोबिक, आपको पता होगा। रिक्वायर्ड ऑक्सीजन टू ग्रो, यानी हम जैसे लोगों को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए हमें ग्रो होने के लिए। वैसे ही कुछ बैक्टीरिया होते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको ग्रो होने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, उनको क्या बोलते हैं, एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं जिनको नहीं जरूरत होती है, उसे एनारोबिक बोलते हैं। ठीक है। फैसिलेटिव एरोबिक क्या होते हैं, कैन ग्रो विद
विदाउट और ऑक्सीजन, यानी कि इनको ऑक्सीजन मिले तो भी जिंदा रह लेंगे, नहीं मिले तो भी जिंदा रह लेंगे। ड्रोफिलस, अब देखो इसका डिजीज, इसका जब आप तोड़ोगे माइक्रोब में छोटा, ठीक है। एरोज मीन एयर, आप बोल सकते हो एयर में क्या ऑक्सीजन रहेगा, और फिलस मीन लवर, ठीक है। यानी कि इनको थोड़ा थोड़ा चाहिए, इनको बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर थोड़ा सा भी ऑक्सीजन मिल रहा है तो इस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिंदा रह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इन्फेक्शन एंड डिजीज। अब इसमें क्या क्या होगा, पहले आपका बैक्टीरिया इन्फेक्शन। इन्फेक्शन क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ माइक्रोब्स इन द होस्ट टिश्यू, यानी इंटर करते हैं आपकी बॉडी में, मल्टीप्लाई करते हैं, यानी अपने तरीके के नए नए बैक्टीरिया को डिजीज बनाते हैं और आपको आपके टिश्यूज पे इकट्ठे होते हैं और आपको बीमार करते हैं। डिजीज उसके बाद क्या होता है, डैमेज और डिसफंक्शन होता है, यानी आपकी जीआईटी का क्या काम है, खाने को खाना, पचाना, मेटाबॉलिज्म करना और अपने पूरे ब्लड में पहुंचाना, पूरी बॉडी में पहुंचाना। बट अगर किसी में इन्फेक्शन हो जाए, डिसफंक्शन हो जाए, आपका जो खा पी रहा है वो डायरिया के थ्रू बाहर निकल जा रहा है, तो उससे क्या होगा कि ये डिसफंक्शन हो गया। डिसफंक्शन हुआ तो मतलब क्या, किसी माइक्रोब की वजह से कोई डिजीज है आपको, तो इस डिजीज को क्या कहते हैं, किसी भी ऑर्गन का डिसफंक्शन और डैमेज हो जाना डिजीज कहलाता है। पैथोजेनिसिटी क्या होता है, एबिलिटी ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू कॉज डिजीज। एबिलिटी मतलब कहाँ तक, किस हद तक, हद समझते हो, किस हद तक एक डिजीज पर, जैसे क्लास में सारे स्टूडेंट हैं, कोई स्टूडेंट, सबके लिए वही क्लास है, सबके लिए वही लेक्चर है, सबके लिए वही टीचर है, सबके लिए वही बुक है, बट कुछ बच्चे ना बहुत ज्यादा उसमें पढ़ जाते हैं और कोई कुछ नहीं पढ़ते, तो वो जो ज्यादा कर जा रहे हैं ना और वो जो कम कर रहे हैं, वो जो इम्बैलेंस हो रहा है, यानी बैलेंस नहीं बोल सकते, जैसे सबकी कैपेसिटी होती है, उस तरीके की कैपेसिटी को हम पैथोजेनिसिटी बोलते हैं। कोई कोई होता है काट लिया थोड़ा सा लगेगा माइक्रो, ठीक है, कोई अगर काट लिया ना तो मरने की कंडीशन आ जाएगी, तो ये पैथोजेनिसिटी कहलाती है, ठीक। नेक्स्ट है वेरुलेंस। वेरुलेंस क्या होगा, डिग्री ऑफ पैथोजेनिसिटी, यानी किस तरीके से, वही चीज है, पैथोजेनिसिटी को हम एक डिग्री में मापते हैं कि किस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको नुकसान पहुंचा रहा है। कम्युनिकेबल डिजीज पता ही होगा आपको, जो स्प्रेड होता है, जो फैलता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज ये भी आपको पता होगा, जो नहीं फैलता, जैसे डायबिटीज नहीं फैल सकता, कैंसर कुछ कुछ फैलता है, चलो कैंसर को हटाओ, आप कंफ्यूज हो जाओगे, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, और आपको हेडेक है, आपको फीवर है, फीवर तो चलो ठीक है, हेडेक है आपको, तो ये सारी चीजें डिजीज नहीं फैलेगी, और फीवर, हेडेक, ये सब कुछ डिजीज भी नहीं है, ये सब सिम्टम्स है। लेकिन सबसे सबसे सही मैंने बताया डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ठीक है, ये दोनों डिजीज जो होते हैं वो फैलेंगे नहीं। लेकिन अगर किसी को फ्लू हो रखा है, छींक रहा है, खांस रहा है, उससे हमें बीमारी उससे फैल सकती है, तो वो कम्युनिकेबल डिजीज होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इम्यून एंड होस्ट रिस्पॉन्स। इसमें क्या क्या है, इम्यूनिटी आप सबको पता होगा, एबिलिटी टू द बॉडी, यानी बॉडी की एबिलिटी, बॉडी का खुद का जो एक ताकत है अगेंस्ट इन्फेक्शन, यानी कोई भी इन्फेक्शन है और मेरी बॉडी उससे लड़ जाएगी, ये होता है इम्यूनिटी। और इम्यूनिटी वीक है तो कुछ भी आएगा मार के हमें चला जाएगा, हमें पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। अब इननेट इम्यूनिटी क्या होता है, जो नेचुरली मिलता है, जो बॉडी में मतलब हमारे नेचुरली बनता है, जब हम मम्मी के पेट में थे तब से हमारे अंदर जो बन के रखा है, हमने खुद ब खुद उसको जनरेट किया है, वो होता है इननेट इम्यूनिटी, यानी खुद ब खुद नेचुरली हमारी बॉडी में ये चीजें बन रखी है। बाई ए बर्थ, यानी बर्थ से रहता है, कुछ मम्मी से मिल जाता है, कुछ बर्थ से रहता है। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होता है, जो इम्यूनिटी हम लेते हैं, जैसे हम खाने के थ्रू ले रहे हैं, वैक्सीनेशन के थ्रू ले रहे हैं, हम वैक्सीन लेते हैं, आपको बीसीजी लगा होगा, बीसीजी क्यों लगता है, टीबी से बचाने के लिए, तो जब हम बीसीजी के लिए बाहर से ले रहे हैं, हमारे अंदर उसका खुद का नहीं है, ठीक है, तो वो क्या होगा, एक्वायर्ड इम्यूनिटी होगा, ठीक है। और जो पहले से जो चीजें प्रेजेंट है वो तो हमारा इननेट इम्यूनिटी होगा, सब समझ में आया होगा। नेक्स्ट है एंटीजन। एंटीजन क्या होता है, फॉरेन सब्सटेंस होता है जो स्टिमुलेट करता है इम्यून रिस्पॉन्स को, यानी कि हमारी बॉडी में एंटीबॉडी, एंटीजन जाता है, दूसरा कोई फॉरेन बॉडी, दूसरा कोई अननोन चीज हमारी बॉडी में चला जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, एंटीजन। और हमारी बॉडी उसके लिए रिस्पॉन्स दिखाती है, यानी उसको मारने का काम करती है कि तुम हमारे इलाके में कैसे आए, तुम जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, ये रिस्पॉन्स जो देती है हमारी बॉडी, इसको क्या बोलते हैं, एंटीबॉडी, ठीक है। एंटीजन बाहर से आने वाला चीज, एंटीबॉडी हमारे अंदर खुद है, और जो बाहर से आया उससे वो जाके लड़ता है, कौन लड़ता है, एंटीबॉडी। एक बार फिर से बता रही हूँ, एंटीजन जो होता है वो बाहर की चीज है, ठीक है, एंटीबॉडीज हमारे अंदर है। अब एंटीबॉडीज आएगा, अननोन चीज है, जो हमारी बॉडी में पहले से एंटीबॉडी, वो एंटीजन से लड़ने लगता है, इसको बोलते हैं रिस्पॉन्स, यानी इम्यून रिस्पॉन्स होता है ना, समझ में आया। तो एंटीबॉडीज एक प्रोटीन है जो हमारा बीटा सेल प्रोड्यूस करता है अगेंस्ट एंटीजन, ठीक। चलो ये सारी चीजें फर्स्ट में पढ़ रखे होगे, नहीं पढ़ रखे होगे तो आगे बहुत अच्छे से आएगा, डिटेल में आएगा, बट अभी इतना इतना सुपरफिशियल समझो।
स्टेलाइजेशन इन डिसइंफेक्शन क्या होता है? स्टेलाइजेशन कंप्लीट डिसइंफेक्शन रिमूवल ऑफ द ऑल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग स्पोर्स। स्पोर्स क्या होते हैं? अंडे, छोटे छोटे अंडे, माइक्रोब्स के ना छोटे छोटे अंडे बने रहते हैं और वो अंडे ना 100 साल 20 साल 20 साल ऐसे जिंदा रहते हैं। जब उनका चीजें पूरी हो जाती है तो वो फिर ग्रो कर जाते हैं। तो डिसइंफेक्शन स्टेलाइजेशन से हम क्या करते हैं, उसको तक मार सकते हैं, यानी उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंडे को भी खत्म कर सकते हैं, जो बहुत मुश्किल होता है मारने के लिए। स्टेलाइजेशन बहुत तरीके से होता है, ठीक है, 100 डिग्री पे किसी चीज को जला के, किसी चीज को बॉईल करके, बहुत तरीके से। ये पूरा चैप्टर है आपका, आगे पढ़ोगे। स्टेलाइजेशन मतलब इतना समझो, किसी को डिसइंफेक्ट करना, यानी किसी के अंदर से इन्फेक्शन को हटाना। ठीक। नेक्स्ट है हमारा डिसइंफेक्शन। डिसइंफेक्शन किल एंड पैथोजेनिक माइक्रोब नॉन लिविंग सब्सटेंस सरफेस पे, यानी कि हम किसी इंसान के बॉडी पे डिसइंफेक्शन नहीं लगाते, ठीक है, इंसान की बॉडी पे नहीं जाता, ये सिर्फ और सिर्फ नॉन लिविंग थिंग। जैसे हमने किसी सीजर का यूज किया किसी की बॉडी के किसी पार्ट को कट करने के लिए, अब वो सीजर पे माइक्रोब्स आ गए हैं, पहले से दिक्कत था उस इंसान को, माइक्रोब्स आ गए, अब उसको हम दूसरे पेशेंट में थोड़ी ना यूज करेंगे, पहले हम उसको क्या करेंगे, स्टेलाइज करेंगे, पहले हम उसको डिसइंफेक्ट करेंगे। और ये दोनों प्रोसेस जो डिटेल में आपके आगे है, तो आगे आप पढ़ें, ठीक है। एंटीसेप्टेंट्स क्या होता है? यूज द केमिकल सोल्यूशन, जैसे आपका डिटॉल, लाइजोल, ये सारी चीजें है ना, उसका यूज करके क्या करता है, लिविंग टिश्यू पे, यानी हमारी बॉडी पे, लिविंग टिश्यू पे प्रिवेंट करते हैं इन्फेक्शन को, तो उसे एंटीसेप्टिक बोलते हैं, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। फिर एसेप्शन एसेप्शन होता है प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी अगर हमारी बॉडी पे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, हमें दिख नहीं रहा है, लेकिन फिर भी हमें ऐसे फील होता है कि हमें खुजली हो रही है, हमें इचिंग हो रही है, हमें रेडनेस हो गया, तो क्या है वहां पे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है, तो इसका मतलब है वहां पे प्रेजेंस है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसको हम एसेप्शन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, लास्ट है हमारा सैनिटाइजेशन। सैनिटाइजेशन क्या होता है? रिड्यूस करना होता है माइक्रोब्स के काउंट को, यानी कि उसकी गिनती को कम करना। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारी बॉडी में जा रखे हैं, जो जाके बैठे हुए हैं, उनकी क्वांटिटी को कम करना। अगर 100 है तो वहां पे कुछ यूज करके क्या कर देना, 50 कर देना, 25 कर देना, तो ये सारी चीजें करने के लिए हम बोलते हैं। इतना टर्म इनफ है, इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कुछ रह गया था आपका, ये बहुत है, ये बहुत जरूरी है। अगर आपको ये नहीं आएगा ना, तो आगे जितनी भी चीजें आप पढ़ोगे, जितनी भी चीजें आप समझोगे, वो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वहां आपको जाके कोई ये नहीं बताएगा पैथोजन क्या होता है, सिंपली रीड कर दिया जाएगा कि पैथोजन ये कर रहा है, ठीक है, पैथोजेनिसिटी हो रही है, पैथोजेनिसिटी इतनी है, बस इतना ही आपको कोई बताएगा। तो आपको टर्मिनोलॉजी पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो टर्मिनोलॉजी आनी चाहिए। और कॉन्सेप्ट में मैंने बताया, मैंने जो लिखा है आप वो भी लिख सकते हो, उसके बाद मैं 2-4 हेडिंग बोल देती हूँ, आप कॉन्सेप्ट में वो भी ऐड कर सकते हो। जैसे आपने इंट्रो आप डाल लो, माइक्रोबायोलॉजी का थोड़ा इंट्रो डाल लो, जो ऊपर हमने पढ़ा है फर्स्ट लेक्चर में, उसके बाद कॉन्सेप्ट में बता दिया, उसके बाद आप क्या लिख सकते हो, डेफिनेशन लिख लो, डेफिनेशन के बाद से आप इंपॉर्टेंस लिख लो, स्कोप लिख लो, कुछ साइंटिस्ट का नाम लिख दो, बस इतना लिख के भी आप कॉन्सेप्ट को पूरा कर सकते हो। बेसिकली कॉन्सेप्ट मतलब होता है उस सब्जेक्ट का, उस टॉपिक का आपको एक पूरा का पूरा एक चीज तैयार करना है कि पढ़ के समझ में आ जाए कि ये सब्जेक्ट है क्या, ठीक है। नॉर्मल नॉर्मल चीजें, इंपॉर्टेंट, स्कोप, ठीक है, ये सारी चीजें। चलो, मैंने 100% आपको दिया, ये लेक्चर आपको समझ में आया, और हर लेक्चर में आपको 100% देती हूँ। कहीं कोई गलती, कहीं कोई चीज हो जाए तो प्लीज आके थोड़ा सा कमेंट में बोल देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट लेक्चर में कल जरूर आना। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।